वाला थॉट तो कभी लिटरली मेरे दिमाग कभी भी नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी मेंस में, आपने कैसे अपने सिलेबस को इजी किया? सिलेबस हमारे लिए भगवान होता है। अच्छा विवेक, आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए या हम मिनिमम रिसोर्सेज से भी सिलेक्शन ले सकते हैं? 128 नंबर के आसपास मेरा पेपर छूट गया, तो वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, नॉलेज चेक हो चुका है, और जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो वो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो ह्यूमन एरर होती है वो भी नहीं होगी। तो सर आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और बच्चों के लिए सर के सपोर्ट जैसा मैंने इंसान नहीं देखा। हर मंजिल की शुरुआत होती है एक कदम से, और हर कदम मिलकर बनाता है कर्मगाथा। कर्मगाथा की इस श्रृंखला में आज हम मिलने वाले हैं एक कर्मवीर से, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है और अपने मुकाम को हासिल किया है। कर्मगाथा जो कि सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो एक आवाज़ है ऐसे कर्मवीरों की जो गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, चलना सीखते हैं और अपना भविष्य, अपनी सफलता की जो कहानी है वो स्वयं लिखते हैं। आज की हमारी कर्म गाथा सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक दांगी जी, जिनका जो सिलेक्शन है वो डीएसपी के पद पर हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिव्या त्रिपाठी, सत्यमेव जयते की परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी श्रृंखला में। तो विवेक सिंह दांगी जी हमारे साथ हैं, डीएसपी के पद पर हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जो सफलता की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी रही है वो कैसे शुरू हुई, कैसे इनको प्रेरणा मिली कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कैसे ये आगे बढ़ते गए। निश्चित तौर पे बहुत सारी असफलताएं आई होंगी, तो हम इनसे ही जानते हैं कि इनकी क्या वो असफलताएं थी। तो विवेक, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को बताइए कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा है? जी, सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद और सत्यमेव जयते परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने जैसा कि पूछा तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विवेक सिंह है और मेरा 2023 में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। मैं सागर ज़िले की खुरई तहसील में एक गांव है, ग्राम उर्दौना, वहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी इस हाई स्कूल हुआ है वो मेरा सरस्वती शिशु मंदिर खुरई, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल एसपी जैन गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल खुरई से हुआ है। फिर ग्रेजुएशन में मैंने 2013 से 17 के बीच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंदौर से पूरा किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। वेरी गुड। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली, चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मेरा संयुक्त परिवार है जिसमें सारे मेरे पापा लोग 4 भाई हैं और हम 7 भाई 3 बहन हैं। तो संयुक्त परिवार है, मिलके रहते हैं। और मेरे पिताजी जो एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, और जो भैया हैं वो खेती करते हैं, बड़े भैया लोग साथ में। और मैं चूँकि घर में सबसे छोटा हूँ और भैया लोग सब बड़े हैं, तो मेरा फोकस उन्होंने पूरा पढ़ाई पे रखा कि आप अपनी पढ़ाई करिए। तो ये बहुत बढ़िया। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रेरणा आपको मिली तैयारी करने की वो फैमिली के सपोर्ट से ही मिली है, ऐसा माना जा सकता है? जी मैम, बिल्कुल फैमिली के सपोर्ट से ही मिली। स्टार्टिंग में जब 12th पास हुआ, पढ़ने में कोई ब्रिलियंट नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे, हाँ, लेकिन मेहनत करते थे हम। तो उनको भी उम्मीद थी मुझसे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इंजीनियरिंग के लिए भेजा। उसके बाद मेरा भी कुछ मास्टर्स करने का प्लान था, फॉरेन जाके, यूएस या यूके जाके। हाँ, मैं इवन दिल्ली भी चला गया था। अच्छा। और जर्मन लैंग्वेज सीखने की क्लासेस भी जाने लगा। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी ग्रामीण पृष्ठभूमि जो शिक्षक भी हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं। तो उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि आप एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए मध्य प्रदेश की। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली से वापस आया और मेरा प्लान बना। तो फिर मैंने, मुझे याद है जून 17 में ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद अक्टूबर से मैंने तैयारी सिविल सर्विसेज की अक्टूबर 2017 से स्टार्ट कर दी थी। अक्टूबर 2017 जी से। मैम।
ओके, तो एक सबसे पहले तो आपको पूरे एसएमजे की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमने सिर्फ सुना था कि आप सिर्फ पढ़ाई में ब्रिलियंट नहीं हैं, एज अ नेचर वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही व्यवहारिक भी हैं काफ़ी ज़्यादा। मैम और सर से काफ़ी ज़्यादा सुना भी था आपके बारे में। तो विक, मैं जैसे फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया कि आप थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बाद भी एक ऐसे जज्बे के साथ, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, कई बार परिवार का सपोर्ट होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा आगे जाके पढ़े, कई बार बच्चा नहीं चाहता है, पर उस पृष्ठभूमि से आप निकल के आते हैं और आप इतना एक मिसाल कायम करते हैं अपने परिवार से। जहाँ तक आपने बताया कि परिवार में कोई ऐसे प्रशासनिक पृष्ठभूमि से शायद नहीं है, नहीं जी, आप पहले हैं जिन्होंने ये मतलब नींव खड़ी की है आने वाले भविष्य के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले विवेक, अब ये तो हो गया हमारी एक जनरल डिस्कशन हो गया, बच्चों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं अभी, क्योंकि आप देख रहे होंगे खुद भी कि ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, उससे भी बड़ा कन्फ्यूजन कि एकेडमीज में जाके एडमिशन लेके पढ़ना बेटर है कि सेल्फ स्टडी से भी परीक्षाएं निकल जाती हैं, ये एक दूसरा कन्फ्यूजन बच्चों का। तीसरा जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो ये कि सिलेबस जो है, वो जो भी हमारे बिगिनर्स हैं, नए बच्चे हैं जो अभी इस फील्ड में आने वाले हैं, वो सिलेबस देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं कर पाएंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रीलिम्स को लेकर के कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और आपने कैसे इसका सरलीकरण किया और कैसे आपने ये प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मैम, जैसे कि आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जो गलती मैंने की, तो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि वो ये गलती नहीं करें कि जब मैंने तैयारी शुरू की तो आप भी हंसेंगे, बच्चे भी, लिटरली मुझे सिलेबस नहीं पता था कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, बस मैं तैयारी करने जुट गया। मेहनती था मैं, बहुत मेहनत की मैंने कर रहा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रुक गया मेरा। 2018 का प्रीलिम्स 16 फरवरी 2018 को हुई थी एग्ज़ाम। जब नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैंने चीज़ें देखी, सबसे पहले तो पेपर उठाया, उसको एनालिसिस किया, सिलेबस उठाया, तब जाके मुझे मेरी गलतियां समझ में आई कि मैं सिर्फ चले जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मंजिल कहाँ है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो सिलेबस ही नहीं पता था। ये मेरी गलती थी जिस पे आज मुझे भी हंसी आती है, लेकिन ठीक है, जब सेटबैक आते हैं, जब आपको असफलता की ठोकर लगती है, फिर आप उन चीज़ों से सीखते हैं। तो जब मेरा ये प्रीलिम्स रुक गया था तो उसके बाद फिर मैंने सिलेबस देखा, और जब सिलेबस देखा और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, जैसे सर लोग भी गाइडेंस में बोलते हैं कि आप सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए, तो जब मैंने वो चीज़ें एनालिसिस की तब मुझे मेरी गलतियां समझ में आई कि हाँ, गलतियां तो हमसे हुई हैं, और उसको मैंने एक्सेप्ट किया और अपनी एक एक गलती पे बारीकी से काम करना शुरू किया। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या कुछ भी हो, तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी तो एक ही लाइन होती है, सिलेबस हमारे लिए भगवान होता है। वो तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके टेबल पे बाजू में सिलेबस होना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। सिलेबस के बाद इसमें दूसरी चीज़ ये आती है कि आपके पास सिलेबस के साथ साथ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 3 से 4 या 5 साल के, वो आपके पास होना चाहिए। जब आप प्रीलिम्स की बात करें तो जब उन क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आएगा क्वेश्चंस पूछने का, आपको फिर ये पता चलेगा कि यार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसमें भी प्रेफरेंस दे पाएंगे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब जैसे प्रीलिम्स में बात करें तो 10 यूनिट होती हैं, तो एमपी का पोर्शन है, वेटेज ज़्यादा है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिस्ट्री है, लेंथी पार्ट है, तो उसको कम कर सकते हैं। हिस्ट्री को जैसे जितना मैंने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, जैसे हिस्ट्री में भी आप पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए तो जो मिडेवल वाला पार्ट है उसमें वो जनरली लिटरेचर पूछते हैं। हाँ, तो पूरे उस पर फोकस करने से अच्छा अपन को दिख रहा है जैसे लिटरेचर, तो आप वो उसको मत छोड़िए, आप देख लीजिए क्वेश्चन उठा के 19, 20, 21, 22 से लेके उन्होंने लिटरेचर पूछा हुआ है। लिटरेचर के अलावा उसमें जनरली जो भी रूलर होते हैं तो उनके जो सक्सेसर रहते हैं उनके बारे में पूछते हैं, जो फेमस रूलर रहते तो उनके बारे में। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो 2018 में मेंस में अलाउद्दीन खिलजी को नहीं पूछा, उसको उन्होंने सक्सेसर पूछा कौन रहा है। 2018 के प्रीलिम्स में उन्होंने शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी पूछा। मेंस में भी कई बार अशोक नहीं पूछा, उसका उनके जो थे पिताजी या सक्सेसर बिंदुसार या बिंबिसार, वो पूछे हुए हैं। और इसके अलावा आप और भी एमपी में भी यदि एनालिसिस करते, कोई भी राजवंश रहता है तो जो या तो संस्थापक है तो उसके बाद वाला सेकंड वाला वो उठाते हैं। और
मॉडर्न इंडिया में यदि देखेंगे तो 1857 के बाद से लगभग वो एक या दो क्वेश्चन डेट से उठाता है, डेट से। तो वो तो आपको डेट वाइज करना चाहिए। उसी में कुछ उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं जिन्होंने धर्म सुधार या संस्थाएं रही हैं उनके बारे में भी पूछता है। तो मोटा मोटा हिस्ट्री में ये जैसे और जो अपना एंशियंट इंडिया है उसमें जो वैदिक पीरियड है उसमें जो सोशल कल्चर है वहां से उठा, तो देखा जाए तो ये 5-6 टॉपिक निकल रहे हैं पूरी हिस्ट्री से। तो आप उन पर फोकस करेंगे तो लगभग हिस्ट्री का यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। 2 या 4 गलत आएंगे तो हो जाएगा। अब ऐसे ही बात करें जियोग्राफी में जब एनालिसिस करोगे तो एक जैसे उसमें पोर्शन है क्लाइमेट वाला, जलवायु वाला, वहां से क्वेश्चन पूछता है मेंस में। उसी में एक जो रिसोर्सेज वाला है जिसमें वन हो गए खनिज, तो वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। खनिज में जनरली वो खनिज तो पूछता ही है, रैंकिंग वगैरह जो एमपी में भी एमपी के सर्वे में होता है वहाँ पे होता है। उसके अलावा खनिज के अलावा जैसे खनिज में वो कभी कभी टफ बनाने के लिए जो खदान है उनके नाम भी पूछ लेता है कि ये खदान कौन से स्टेट में लो एस्क की है कि तांबे की है, उसके नाम एमपी के उसमें भी रिस्पेक्ट में और इंडिया के उसमें भी। और एक इम्पोर्टेंट पोर्शन सेंसस, आप पुराने पेपर देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको सेंसस के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जियोग्राफी के उसमें हो गया। और बाकी जो फिजिकल जियोग्राफी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, सारी आप माइंड मैपिंग करके आप उसको कर सकते हैं। जियोग्राफी की बात करते हैं, यदि एमपी में आते हैं अपन, तो एमपी में जैसे कुछ पोर्शन है जो आते ही आता है पॉलिटिक्स के जो टॉपिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले, जिसमें अपना चीफ मिनिस्टर हो गया, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गवर्नर हो गए हैं, साथ ही साथ अपोजिशन लीडर हो गए हैं। ये सब जो जब पता है कि वहां से क्वेश्चन आना है तो उनको अपन को तो याद करके जाना है, ऑप्शन के भरोसे नहीं जाना है कि ऑप्शन में देख के अपन टिक लगा देंगे। यदि आप उसमें जाएंगे तो फिर डाउट होगा, नाम इतने सारे नाम है, कम से कम 30-40 नाम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनको आप मेरी ये है कि न्यूमेरिक्स में बना लीजिए, उनके पहले वर्ड उठा के कोई वर्ड बना लीजिए, पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा, तो वो सीक्वेंस में आपको याद हो जाएंगे। अब यदि वो पूछते हैं सीक्वेंस में, यदि वो आगे से भी पूछते हैं पीछे से भी, उनको अरेंज करने का ही पूछते हैं, तो जो डाउट होता है या जो बच्चों से ह्यूमन एरर हो जाता है तो वो चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एमपी में ये वाला पोर्शन, एमपी में जैसे जनगणना है, अब चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है समय के साथ, तो वो हर एग्जाम में मैं लगभग 2019 से तो कंटिन्यू में अभी तक 7 मेंस दे चुका हूँ, 7 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये मेरा चौथा इंटरव्यू था जिसमें सिलेक्शन हुआ। 2025 का भी मुझे अभी मेंस देना है। तो मैंने जितना एनालिसिस किया है पेपर को, डे बाई डे अपग्रेड कर रहा है लेवल, पेपर टफ हो रहा है। जब टफ हो रहा है तो पहले 1 या 2-3 ऑप्शन तक पूछता था, अब वो 5th ऑप्शन तक भी जा रहा है। 2023 का ही क्वेश्चन था कि जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, उसके अकॉर्डिंग सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले में है, ये क्वेश्चन था। तो उसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन में सीधा 5वां रखा था। अब चूंकि मैं थोड़ा सा मतलब कठिन से कठिन के लिए भी तैयार रहता हूँ, तो मैं 5 करके ही जाता हूँ, चाहे वो जनगणना की बात हो, कोई भी हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, तो मतलब मैं 5 तक याद करता हूँ यदि टफ आ जाए। और वो मुझे फायदा मिला, मुझे याद था भिंड था 5वें नंबर पे, पहला उज्जैन था, दूसरा शाजापुर था, तीसरा रतलाम था, चौथा राजगढ़ था, 5वें नंबर पे भिंड था। तो मैंने तुरंत टिक मार दिया, नैनो सेकंड लगे मुझे उसको सही करने में। वो भी मुझे न्यूमेरिक्स से याद था, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है याद करने में, कोड बना के। उससे क्या होता है, अपन भूलते नहीं, एक लाखों फैक्ट है, हिस्ट्री है इतनी, आप कैसे याद रख पाएंगे। तो वो बात हो गई। एमपी में मैं बता रहा था पॉलिटिक्स वाला, ये पोर्शन है तो यहाँ से पूछा ही। अब सिलेबस में जैसे लिखा हुआ है हाई कोर्ट, तो उसके 8-10-15 आर्टिकल है, वो आपको याद होने चाहिए। आप भरोसे नहीं आ सकते कि आएगा तो टिक मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट है, उसके आर्टिकल्स हैं, आपको याद होना चाहिए। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, और आपको याद रहेंगे तो जो ह्यूमन एरर होती है, हम बोलते हैं कि यार 2 थे, कंफ्यूज हो गया, तो वो नौबत नहीं आएगी। 2-5 क्वेश्चन में चलता है, यार 15-20 में कंफ्यूज हो गए तो आपका प्रीलिम्स कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये दिक्कत होती है। अब अपन एमपी की बात कर ली, एमपी में कुछ और भी पोर्शन है, जैसे अवार्ड वगैरह हैं, और नेशनल लेवल पे जो अवार्ड हैं उनसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता ही आता है, हर बार वो पूछ रहा है, आप देख लीजिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतना निचोड़ लिया है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स की तो ये नहीं करते हैं बच्चे, तो बच्चों में आपको इस एग्जाम्पल से ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का जो दिमाग है ना,
विवेक जी ने वो दिमाग पढ़ लिया है कि ये जो अब अगला पेपर आने वाला है इसमें क्या पूछेगा, जिसमें कोई बहुत बड़ा आपको काम नहीं करना है, करना वही है जो आप करके बैठ रहे हो या जो मटेरियल आपके पास है, चीजें सब उसमें हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़ रहे हो। आपको क्या छोड़ना है शायद आप वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, जी तो क्या पढ़ना है से ज्यादा अगर आप ज्यादा फोकस इस पे करो कि क्या छोड़ना है, तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है, प्रेशर भी आपका कम कर देता है और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो अब जाती है। अभी मैम ने जैसे बोला कि साइकोलॉजी समझ ली, नो डाउट, लिटरली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 का प्रीलिम्स हुआ था, 24 जुलाई 2020 या 21 के आसपास हुआ था, 20 में हुआ था सॉरी। तो उसका ये है कि जब 19 में मैंने देखा कि उन्होंने गवर्नर तो पूछा, तो साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका भी पूछा। तो मुझे लिटरली मन में ऐसा है कि हो सकता है अगली बार उपाध्यक्ष पूछ ले, और शायद हो सकता है कि अगली बार कॉमन पूछ ले कौन रहा। तो मैंने वो वेबसाइट से लिस्ट, उस टाइम पे बुक्स में किसी भी नोट्स में नहीं था, जो आजकल इजीली अवेलेबल है, आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सब मिल और जाते हैं सब पे कोचिंग्स के चैनल पे अवेलेबल है, सब चीजें उस टाइम पे नहीं थी। लगभग ये मैं आपको 2020 कोविड की फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने वेबसाइट से डाउनलोड, आज भी मेरे पास वो नोट्स हाथ के लिखे हुए रखे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनमें मैंने ये भी देखा कि दोनों में कॉमन कौन है, 3। तो वो एग्जैक्टली 2020 में क्वेश्चन छपा था। सिमिलरली अभी इस बार जो 2025 की प्रीलिम्स हुई, मैं एक मैगजीन थी करंट अफेयर्स की पढ़ रहा था, तत्ववान, तो उसमें फ्रंट में एक क्वेश्चन था, अभी भी आप देखना, लिखा हुआ था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिकी में पूछा हुआ सवाल था कि मध्य प्रदेश का जो बजट है 2001 या 2003 के कंपैरिजन में 2022-23 में कितने गुना बढ़ गया है। तो उसमें आंसर भी था 15। तो मुझे लगा यार ये नया क्वेश्चन आया है इस बार, तो मुझे कुछ नया लगा, मुझे कहा हो सकता है ये पीएससी में पूछे। तो मैंने वो सिमिलर क्वेश्चन, फिर बजट पढ़ रहा था तो उसमें आया पर कैपिटा इनकम लिखा था एक जगह कि 2001-2 से 2022-23 में बढ़ के 4 गुना बढ़ गई है। तो मैंने वो क्वेश्चन हाथ से बनाया और ऑप्शन भी लिखे 4 गुना। तो मेरे आज भी मोबाइल में फोटोज है उसकी है, तो छपा आया एज इट इज वर्ड, तो समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ एक और ऐसे ही हुआ कि अभी पैटर्न रिपीट करता है जनरली एमपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछेगा। पिछले 3-4 साल से जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं तो वो नहीं पूछ रहा था। तो मैं ऐसे ही पर मैंने कहा हो सकता है यार 3-4 साल से नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछेगा डेफिनेटली। तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन आए, तो समझ में आ जाता है कि क्या आना है क्या नहीं। मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क का बच्चों को मतलब ही नहीं पता है कि होता क्या है। तो ये बच्चे जो आप सुन रहे हैं ये स्मार्ट वर्क है, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप 12-12, 13-13 घंटे बुक के बीच में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब आगे पीछे सब बराबर होते जा रहा है, सिस्टमैटिक कुछ चल ही नहीं रहा है। ये होता है बेटा स्मार्ट वर्क, जिसको हम बोलते हैं कि इतने अच्छे तरीके से अपने सिलेबस और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे रिसर्च कर लेना कि आपके प्रेडिक्शन ही अगले टेस्ट में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखें। तो ऐसा होता है जब आप डाइवर्ट नहीं होते हैं और बहुत ही फोकस्ड स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा ये स्मार्ट वर्क है। तो आपने बताया, तो अपन कहाँ थे मैम, जैसे कि प्रीलिम्स पे चर्चा कर रहे थे क्वेश्चंस पेपर की। तो जब आप एनालिसिस करेंगे, इवन करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं, यूनिट 9 के आसपास है, करंट 9 या सॉरी 8 यूनिट है करंट अफेयर्स की। तो उसमें जो चीज़ है आप उसको एनालिसिस करेंगे तो करंट अफेयर्स में भी पाएंगे कि हर बार कोई ना कोई जो वुमेन है, किसी ने अच्छा काम किया है या जो फर्स्ट रही है, उसका पूछ रहा है वो, तो आप वो तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। करंट अफेयर्स में वुमेन हो गई, और अब साथ ही साथ यहाँ पे एमपी में जहाँ थे वुमेन की बात हो गई करंट अफेयर्स में। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जैसे इवेंट्स होते हैं, कोई भी पॉपुलर इवेंट्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं, वो इससे पहले स्पोर्ट्स था तो उसमें जनरली किसी स्पोर्ट्स का एक हेडक्वार्टर पूछता था, जिसपे विवाद था अभी 2023 में, तो वो हेडक्वार्टर पूछता था कोई भी हेडक्वार्टर के अलावा जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर या प्रेसिडेंट के नाम, ये मतलब उसके फेमस क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं। एमपी में और जो है अपनी योजनाएं क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले सिंपल पूछता था कब स्टार्ट हुई है, फिर धीरे से उसने अपना लेवल बढ़ा के अपग्रेड किया कि कौन से विभाग के द्वारा शुरू की गई, फिर उसने थोड़ा सा और अपग्रेड किया कि इनमें से कौन किससे नहीं है, संबंधित नहीं है, वो भी उन्होंने बढ़ाया। तो आप जब पढ़ते हैं तो सारी चीजें पढ़ना है, सारे डायमेंशन कवर करने हैं, और ये जो प्रीलिम्स में आप पढ़ोगे मेंस में भी काम आएगा आपको याद करने से। योजनाओं से 3 से 4 क्वेश्चन, अब योजनाओं में भी यदि पेपर एनालिसिस करोगे आप तो उसमें ये देखोगे कि वो ऐसे रैंडमली उठा के नहीं पूछ रहा है। जिन योजनाओं को बजट में
पैसा अलॉट होता है या उन पर काम होता है, उसके और इकोनॉमिक सर्वे में होता है। तो आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में जो योजनाओं के नाम रहेंगे और उनको बजट में जिनमें पैसा अलॉट किया या उनमें कुछ स्पेशली काम हुआ है तो वो पूछते हैं ये। तो फिर ब्लाइंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जब बच्चे बुक्स वगैरह खरीदते हैं जिसमें 100 से ऊपर योजनाओं की लिस्ट दी होती है, सब कुछ होता है, तो मत पढ़ो इतना। और जैसा कि आपको सर बता ही रहे हैं कि जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जिन स्कीम्स पर चर्चा होती है, जिन पर फंडिंग वगैरह होती है, उनके बारे में पढ़िए। तो ये आपको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सिलेबस को खुद आसान बना सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करें और पैटर्न जानने की कोशिश करें कि आखिर एमपीपीएससी क्या है, कैसा ट्रेंड फॉलो करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेपर बनाने वाले भी कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो करते ही होंगे जो आप पेपर उनके क्वेश्चन पेपर को देख के जज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत आसान भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अब जो योजनाओं की बात कर रही थी, योजना स्कीम से एक ऐसा पोर्शन है जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। हम बाहर एक से भी हो सकते। पढ़ना अपन को सारी है और याद भी रखना है, ऑप्शन के भरोसे नहीं जाना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फोकस देना है जिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में है। तो मतलब ये जो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स आती हैं स्पेशल जो एमपी के पर्पस में भी होती हैं, जो करंट अफेयर्स में मिलती है, तो उनसे उन रिपोर्ट्स से क्वेश्चन 1-2 हर बार रहता ही है। या फिर उसमें बेरोजगारी का परसेंटेज पूछ लेते हैं किसी सर्वे के अकॉर्डिंग, या फिर गरीबी में क्या सूचकांक जो आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आया था लास्ट टाइम, भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिया के स्पेशली जो नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स आती हैं तो उनको भी करंट अफेयर्स में हमें देखना ही देखना है। और एक तो वुमेन वाला भी हो गया और वर्ल्ड, तो लगभग मोटा मोटा इसमें अपना करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी की बात कर ली। इसमें हम बात करते हैं साइंस वाला पोर्शन, वो थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन जनरली माना जाता है। तो यदि साइंस वाला पोर्शन है तो आप उस लेवल पे तो पढ़ सकते हैं, जो सिलेबस दिया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें भी आप एनालिसिस करेंगे तो जितना मैंने किया 3 से 4 साल में, तो एक जैसे एक क्वेश्चन है उसका फेवरेट है 3 से 4 बार, हर बार वो जो अपना बॉडी पार्ट्स में हड्डियां होती हैं, हाँ इनका क्वेश्चन पूछते ही पूछता है, आपने भी देखा होगा। हाँ उससे पूछता है। साथ ही का साथ जो कुछ बीमारियां होती हैं, सिंड्रोम वगैरह होते हैं, तो उनसे भी वो क्वेश्चंस, आनुवांशिक जेनेटिक्स बीमारियां हैं, तो ये सब मेरे ख्याल से सिलेबस में दी हुई हाँ सिलेबस में जो एग्जैक्ट मैंने सबसे पहले वही बोला, सिलेबस हमारा भगवान है, टेबल पे रहेगा और हमारे पास ओल्ड क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, उनको एनालिसिस आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, यार ये पूछता है यहाँ से। तो वो फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स जनरली जितना ऑब्जर्व किया है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उन दोनों में इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट इससे बाहर जा ही नहीं रहे। चाहे मेंस में मुझे याद है 2021 का मेंस था, हाव एंड स्कोप मॉडल पूछा था। वो इसलिए पूछा था क्योंकि वो बजट में कुछ उसके बारे में चर्चा हुई थी, मेडिकल के लिए इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था, तो उन्होंने वो हाव एंड स्कोप मॉडल पूछा। उसमें उन्होंने 2 मार्कर में कुछ नंबर ऑफ कंपनियां भी पूछी थी रजिस्टर्ड, वो भी बजट में दी हुई थी। तो जनरली इकोनॉमिक्स तो वो करंट अफेयर्स में जो भी गवर्नमेंट कर रही है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इससे बाहर नहीं जाता। और उसमें जो कुछ संस्थाएं हैं जैसे आरबीआई के बारे में भी है और ओडीओपी है, तो वो भी पूछ लेता है, तो कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, G20 है। तो ये सब चीज़ें तो हमें बेसिक से कंप्लीट करना चाहिए। तो साइंस भी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स भी, और इसमें एक और है जो ट्राइब्स वाला पोर्शन है, तो थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि सब सिमिलर हो जाते हैं, हाँ, और ये लेकिन ऐसा कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू यदि ट्राइब्स वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यदि आना है तो उसमें भी हम क्या फोकस करते हैं, उसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जनजाति। जब आप सिलेबस देखेंगे तो वो एक लाइन में लिखी हुई है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके, उसके अलावा और भी चीजें हैं। हम सिर्फ उस जनजाति में फंस के रह जाते हैं कि उनकी कोड बॉन्ड व्हील, हम वो ही पढ़ते रहते हैं। अब यदि जब उनके त्योहार, उनके वो सब चीजें ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो यूनिट एक 10 है, उसका वो है 20%, बाकी उसमें 80% है जहाँ से और क्वेश्चन आने हैं। तो वो 80% आप पहले करिए, जो इजिली हो जाएगा, 2 से 4 दिन में हो जाएगा। और फिर वो जो 8-10 जो ट्राइब्स हैं उनको आप करते रहिए, लेकिन फोकस जब उस पर करें तो 80% तो कवर हो जाएगा, लेकिन 20% यदि रह जाता है, गलती भी होती है, तो लेकिन आप मेजर पोर्शन तो आपका तैयार है। अब उसमें भी यदि बात करें तो जनरली मैंने एनालिसिस यही पूछते हैं कि
स्वतंत्रता संग्राम लिखा हुआ है। हाँ। तो अब जनरली एमपी में एक तो 1842 का बुंदेला विद्रोह हुआ है अपने यहाँ पे, फिर 1857 का हुआ है, फिर 1920 वाला हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा गया, 1942 भारत छोड़ो। इसके बीच एमपी में एक 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ। तो वो उसमें पूछते हैं कि या तो नाम दे देते हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया, या ये दे देते हैं कि इन्होंने कौन से उसमें विद्रोह में भाग लिया। 42 में लिया, 57 में लिया, या 20 में, या 42। और शायद ये लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, ये लंबी नहीं है, तो उसको याद करने का भी तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक जगह लिखिए 1842, वहाँ पे क्षेत्र लिखिए और उनके लीडर के नाम लिख लीजिए। वो आप याद कर लेंगे, न्यूमेनिक्स बना के याद कर लीजिए कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में ये जो रीजन है, ये उनके लीडर है। और न्यूमेनिक्स में आप एक सेंटेंस बना लीजिए, तो वो आपको याद रहेंगे। जैसे आप वो सेंटेंस याद करेंगे तो 1842 के बुंदेला रिवोल्ट के आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो अब हमने प्री की सारी स्ट्रैटेजी समझ ली है कि प्री में हम कैसे अपने आने वाले क्वेश्चन पेपर को गेस कर सकते हैं, कैसे हम निमोनिक कोड्स बना सकते हैं, और जो आपके टफ नाम होते हैं और जो बड़े बड़े नाम होते हैं उसको आप स्प्लिट करके कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको प्री वाली स्ट्रैटेजी अब समझ में आ गई है कि अपनी पढ़ाई को प्री के लिए कैसे इजी बनाए। तो अब हम विवेक जानना चाहेंगे आपसे कि मेंस में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। नोट्स में जैसे बोलते हैं कि क्लास नोट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, बाहर का स्टडी मटेरियल का बहुत सारा ऑप्शन बच्चों के पास है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है, कौन सी बुक लें, अपने नोट्स बनाएं या बुक से पढ़ें। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी मेंस में, आपने कैसे अपने सिलेबस को इजी किया, कैसे रिवीजन किया, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो ये कि जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों चीज़ों में है तो तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट, लेकिन आप मेंस को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि मेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आपके मेंस में अच्छे नंबर रहते हैं तो इंटरव्यू में यदि कम भी रहेंगे तब भी आपको पोस्ट मिल जाएगी। और आपका मेंस जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रीलिम्स आपका उतना आसानी से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो 6 पेपर होते हैं और जो शुरू के जीएस के 4 पेपर हैं। तो प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट है उसमें से 9 यूनिट तो एग्जैक्टली मेंस में है, सिर्फ एक करंट अफेयर्स की यूनिट है जो नहीं है, तो वो आपको वैल्यू एडिशन में काम आती है मेंस में। अब मेंस में जब राइटिंग में होता है तो आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आंसर राइटिंग ज़रूरी है क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है। आंसर राइटिंग से आपकी स्पीड आएगी, जब स्पीड आएगी तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। यदि आपका पेपर, आपकी यदि आंसर राइटिंग में स्पीड नहीं है तो पेपर भी छूटेगा। तो मेंस में जब आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नोट्स आपके पास खुद के रहेंगे वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 पेपर हैं जीएस के, लेंथी पेपर हैं, एक पेपर में 10 यूनिट होती हैं। और 10 यूनिट की मोटी मोटी यदि आपके पास आपके खुद के नोट्स नहीं होते हैं तो 10 बुकलेट मान लो। तो फिर जो मार्केट में जैसे बुक्स अवेलेबल हैं आजकल, जिसमें बहुत ही प्रिसाइज दिया हुआ है सारी चीजें, और ऐसा क्लेम भी करते हैं कि आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडी है उसमें, तो क्या फिर भी नोट्स बनाना जरूरी है? आपने बनाए थे? मतलब मैंने बिल्कुल नोट्स बनाए थे, और मेरा मानना है कि बनाने ज़रूरी है। क्योंकि वो उसके लिए नहीं है कि ठीक है मार्केट में अवेलेबल है, प्रिसाइज है, आप पढ़ लोगे, लेकिन जब आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे, आप चीज़ें पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे और फिर नोट्स बनाओगे खुद के, तो वो आपको याद अच्छे से होगा। आप एक बार पढ़ने के लिए पढ़ोगे, नोट्स बनाने के लिए पढ़ोगे और फिर उसका रिवीजन करोगे, तो 3 से 4 बार तो आप ऐसा पढ़ लोगे। और इसमें एक चीज़ और होगी कि जब आप पढ़ेंगे, लिखने के लिए आप करोगे इसको कैसे लिखूंगा, तो वो आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा मेंस में आपके। राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी और राइटिंग भी अच्छी होगी और वैल्यू एडिशन भी होगा। और आपकी जो सोचने की क्षमता है, कुछ यदि एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी आप हैंडल कर पाओगे। तो नोट्स बनाना तो ज़रूरी है। अब जैसे बताएं कि पेपर 6 दिन कंटिन्यू होते हैं, सबको पता है मेंस का। तो पहला पेपर है, तो यदि पहले पेपर के नहीं भी बनाओ फिर भी आपके पास टाइम है कि आप 5 दिन पहले से तैयारी या 7 दिन पहले से तैयारी शुरू कर सकते हो। मान के चलो 25 से मेंस है, 18 या 19 है, तो आपके पास 7 दिन है, तो आप पहला पेपर पहले से कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर होता है, सब पेपर में 10-10 यूनिट हैं, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे यदि आपके पास नोट्स नहीं होंगे। जब मेरे पास पहली बार नहीं थे नोट्स तो मैं 2 या 3 यूनिट ही रिवीजन कर पाया था, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेड रहता। आप 2 बजे एग्जाम दे के आते हैं, थक जाते हैं, फिर 4 से 4-5 बजे पढ़ने बैठते हैं, 3-4 घंटे पढ़ेंगे, रात में टाइम से सोना भी है, टाइम कम रहता है तो रिवीजन नहीं हो पाता। इसलिए नोट्स आपके खुद के होना जरूरी है, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन इसलिए पलटाना जरूरी है एक बार पहले कि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती है। भले आप पढ़ो नहीं, आंखों के सामने से गुजार दो, तो
तो आपको याद हो जाती। अब मैं इसी का एग्जांपल दूँ एक कि एग्जाम्पल, एक बार सोशोलॉजी का मैं सुबह पढ़ रहा था तो रिवीजन नहीं हो पाया मेरा, लेकिन फिर भी नोट्स थे मेरे पास, 4-5 पेज में थी, तो मैंने सिर्फ उसको ऐसे पलटा दिया, आंखों के सामने से बस गुजार लिया, तो तुरंत वहाँ पे मेरे नोट्स में कहीं कोट लिखा हुआ था, एक संस्कृति का, मानव का पर्यावरण निर्मित भाग है। सिमिलरली वही क्वेश्चन आया कि ये कोट किसका है, तो मैं पढ़ के गया था। मतलब वो आपके पास क्रक्स नहीं होता हाँ, तो शायद वो आप हाँ, यदि उस टाइम पे 5 मिनट में उसको पलटा के नहीं जाता तो शायद वो क्वेश्चन मुझसे छूट जाता। तो ये तो नोट्स की बात हो गई। जरूरी नोट्स भी जब आप बनाएंगे तो आप कोई एक किसी भी या संस्थान के या कोई भी नोट आप उसको तो रखिए अपने पास। जब आप वो कंप्लीट कर लो, पूरा हो जाए, फिर भी आपको लगता है कि मुझे और ऐड करने की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है, तो आप लेके उसमें जो नई चीज़ है उसको आप उसी वापस पुराने वाले नोट्स में लिख लो। मतलब किताबों को रखने की जरूरत नहीं है। हाँ। अपने हैंड रिटन नोट्स बना के उसको जितना आपको ऐड करना है, जितना आपको कलरफुल बनाना है, उसको हम बना सकते हैं। हाँ, साथ में उसी में ऐड करते जाइए, वहीं पे चीजें लिखते जाइए। क्या रहता है, जो अपन किताब होती है, यदि 2 किताबें नहीं ले लो आप, एक फ्रेश है, एक आपकी 8 से 10 बार पढ़ी हुई है, जो आपकी 8 से 10 बार पढ़ी हुई है, तो आपके जो पेज है ना वो भी फेमिलियर हो जाते हैं, आपको पेज भी याद आ जाता है कि ये पेज में, ये इस कॉलम में यहाँ लिखा हुआ। और नई बुक हमें नई ही लगती है, तो इसलिए यदि कुछ नया आपको लिखना है तो उसी में ऐड कर लीजिए। और नोट्स भी बनाने का ये है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो पहले एक बार तो आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो खुद के नोट्स बनाएंगे तो एक रजिस्टर बन जाएगा। हाँ। और फिर जब उसको खुद को पढ़ेंगे तो उसमें भी फिर आपको लगेगा यार इसको ये कम कर सकते हैं, हाँ, ये कम कर सकते हैं, तब जाके वो आपके पतले से मतलब वो हर बार फिल्टर होके बहुत प्रिसाइज होता जाएगा, तब जाके वो फिर आपके पतले से नोट्स बनेंगे। और फिर तब जाके आप पेपर की रात में फिर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक बार में रिवीजन कर पाएंगे। राइट। तो ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को मैसेज मिल गया है कि मेंस में आपको कोई भी मटेरियल मिल जाए, ठीक है, सारी किताबें अच्छी हैं, किताबें कभी बुरी नहीं होती, पर आप जो अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हैं और उस पे जो आप एडिशन कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, वो आपके बहुत काम आते हैं, जिस पे आपको काम करना है। ये जैसा मैंने कई जगह सुना है कि ग्रेवी बना के रख लो और फिर उसमें जो भी सब्जी है दूसरी उसमें ऐड करते जाओ, ग्रेवी को सेम रखो और एक्स्ट्रा एडिशन जो है वो हो जाता है। तो बस वैसे ही नोट्स भी बनाने। ठीक है विवेक, हमने बात कर ली मेंस के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है और स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जैसे मेंस के आंसर्स लिखे तो कोई क्वेश्चन वगैरह छूटा था आपसे? बिल्कुल, मेरा मेंस जनरली छूटता है। मैं थोड़ा वैल्यू एडिशन पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने पूरा पेपर करने की कोशिश की 2021 का मेंस, कि मतलब 19 में भी मेरा छूट गया था, लगभग 128 नंबर के आसपास मेरा पेपर छूट गया था। अच्छा। क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने फॉर्मेट डाला था वेबसाइट पे कि एक पेज में 2 क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मेट वाला इशू, वहाँ पे पूरा पेज आ गया था, तो थोड़ा सा फर्स्ट मेंस था, उसको हैंडल नहीं कर पाए प्रेशर को, तो उस वजह से थोड़ा छूट गया लगभग सब पेपर में मिला के 128-30 का। उसके बाद भी इंटरव्यू कॉल था। अच्छा। तो 2020 में भी लगभग थोड़ा बहुत पेपर छूटा, उसमें भी इंटरव्यू कॉल था। 21 में मैंने सोचा कि मैं पेपर पूरा करूँगा, कुछ हो जाए इस बार। मैंने पेपर पूरा किया तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई, तो उस वजह से मेरा मेंस नहीं रुका। अब मेंस रुक गया मेरा। अच्छा। हुआ नहीं। और 2022 में मैंने फिर मेंस दिया, जिसमें मेरा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर पे चयन हुआ था। उसमें लगभग मेरा 70 से 80 नंबर का पेपर छूटा हुआ था, लेकिन क्वालिटी थी, कंटेंट में अच्छा था, तो उस वजह से रुक गया। और इस बार जो 2023 में भी डीएसपी पे चयन हुआ, उसमें भी पेपर छूटा हुआ है। यदि थोड़ा बहुत छूटता है तो चलता है, लेकिन आप क्वालिटी है और कंटेंट अच्छा है तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको इस बात पे हावी नहीं होने देना है कि जो बन रहा है उसको बहुत ही कैजुअल लिख रहे हैं, उसमें हमें वैल्यू एडिशन करनी है, क्योंकि पेपर देख के ही समझ आ गया कि ये वाला प्रश्न नहीं बनेगा, तो जो बन रहा है उसको और बेहतर और कैसे हम उसको वैल्यू ऐड करके उसमें और नंबर खींचने की कोशिश करें, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो आई थिंक बच्चों को अब हमारे मेंस की भी स्ट्रैटेजी मिल गई है कि आपको किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे आप अपने नोट्स को फिल्टर करते करते कंसाइज कर सकते हैं जो आपके मेंस वाले दिन में काम आएंगे। सुबह सुबह देख के जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा, जैसा कि विवेक जी बता रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके की मेहनत करेंगे तो प्रश्न भी मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरव्यू वाले एंगल में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विवेक, हमारे जैसे क्लास में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फैमिलियर नहीं है,
बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन करो तो वो बोलते नहीं है, और उनको हम हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा ऐसे में तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकलेगा, थोड़ा सा फैमिलियर बनो, थोड़ा सा लोगों से फ्रेंडशिप करो, बातचीत करो। तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि भाई कितना इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा सा फैमिलियर होना, बातचीत करना। तो इंटरव्यू को कैसे ऐसे बच्चे हैंडल करेंगे? जी मैम, जैसे साक्षात्कार भी एक पार्ट है, उसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। तो प्रीलिम्स भी ज़रूरी है, मेंस भी ज़रूरी है, इंटरव्यू भी ज़रूरी है। मेंस पे मैंने फोकस इसलिए किया क्योंकि यदि वहाँ पे अच्छे नंबर होते हैं, जो आपने बताया कि कुछ बच्चे फैमिलियर नहीं होते हैं, यदि वो अपना मेंस इतना अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट उठा के देखिए तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनको इंटरव्यू में 65 नंबर भी दिए हैं, 80 नंबर भी दिए हैं, या 80 से 90 के बीच में नंबर, तो वो डिप्टी कलेक्टर भी बने हैं मेंस की दम पे। अच्छा। हाँ, तो मेंस अच्छा रहेगा तो वहाँ इंटरव्यू भी हेल्प मिल जाएगी, हेल्प मिल सपोर्ट मिल जाएगी। जाएगी। लेकिन इंटरव्यू में जो बच्चे फैमिलियर नहीं हैं, मैं भी वैसा ही था, क्योंकि जनरली आपने स्टार्टिंग में ही बात की कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो फेस करना पड़ती है, मैंने भी फेस की। लेकिन उन पर धीरे धीरे काम करके उनको ओवरकम किया जा सकता है। इसके लिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि जैसे क्लासेस लगती है आपकी, यदि क्लासेस में भी छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते हैं, करवाते हैं, टीचर्स डे भी हो गया, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो यदि आपको मौका मिल रहा है तो आप जाके बोलिए। और यदि कोई ऐसी इवेंट या कुछ भी हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए। इवन जो बच्चे बिगनर हैं या करना चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज में भी हैं, तो उनको भी यही, जहाँ कभी भी आपको मंच पे आने का मौका मिले तो वो आप नहीं छोड़िए, जो शायद हमारी जनरेशन ने कि हम लोगों ने छोड़ दी। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको यही कहूँगा कि आप जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, मंच पे जाने का, अपनी झिझक को दूर करके जाइए। और जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इंटरव्यू में जनरली नॉलेज तो वो आपका प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर चुके हैं, अब वो आपकी कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ साथ पर्सनालिटी चेक करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं। अब साक्षात्कार की बात करें तो जनरली जो आपका डेफ रहता है, वो जो डेफ आप देते हैं उसमें आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, आपकी हॉबी क्या है, आपने स्कूल कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम या यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपको ही क्यों चुना जाए, ये सब क्वेश्चन तभी जो भी आप दे रहे हैं, तो वो डेफ इंटरव्यू का लगभग 50 से 70% वो डेफ के डायमेंशन को वो कवर करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। जब आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करिए, साथ में क्लास में बैठे हुए हैं तो आप 4-5-6 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, एक एक करके बोलिए। जब अपने साथियों के बीच में आप डिस्कशन कर पाएंगे और बोल पाएंगे तो नो डाउट आप वहाँ भी कॉन्फिडेंट होके बात कर पाएंगे। और वो लोग भी बहुत फैमिलियर होते हैं, बोर्ड मेंबर्स। अच्छा। आपको बच्चों जैसे ट्रीट करते हैं, आइए बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होने का पूरा टाइम देते हैं। जैसे जनरली बोल देते हैं कि डरा देते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो आपको अपने बच्चे या बच्चियों जैसा ट्रीट करते हैं और आराम से क्वेश्चंस पूछते हैं, कंफर्टेबल होने का भी मौका देते हैं। तो जब आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, बोलेंगे, तो नो डाउट आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। अब इसमें इंटरव्यू में एक और बात करना चाहूँगा कि जैसे जो डेफ रहता है तो उसके आप सारे डायमेंशन कवर करिए। अब इसी बार का बता रहा हूँ, जैसे मैं डीएसपी पे चयन हुआ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सागर है, तो उन्होंने सागर से लिंक करके उन्होंने पूछ लिया कि सागरमाला परियोजना कब स्टार्ट हुई, भारत सरकार की, जो कि पता थी तो वो बता दिया। अब सागरमाला परियोजना है तो उसमें हाईवे वगैरह का भी ये सब कनेक्टिविटी का है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने ये भी पूछ लिया कि हाल ही में जो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे उन्होंने स्कीम लाई है टोल के लिए कि ईएलडी ऐसा कुछ आया है क्या, उन्होंने पूछा। तो मैंने उसका जवाब दिया कि हाँ, जो 200 पास नेशनल हाईवे पे आपको 3,000 रुपये में रहेगा, तो उसमें 3,000 रुपये में आपको 200 बार नेशनल हाईवे पे टोल है जो वो फ्री रहेगा, तो वो वाली स्कीम भी पूछी। सागर से ही उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि सागर मंथन कब हुआ। अच्छा। अब सागर मंथन चूँकि गांव से आते हैं और घर परिवार में सब वो कहानियाँ सुनी हुई है मिथोलॉजी वाली, तो वो भी मैंने हैंडल कर लिया, डील हो गया आसानी से कि जब प्रलय आया था
सब कुछ नष्ट हो गया था। मतलब अंत में पारिवारिक ज्ञान भी बहुत हाँ कम आया। बिल्कुल, अपने जो दादी दादा और मम्मी लोगों से जो कहानियाँ जो सुनते सुनी हैं, है। तो उन्होंने वही पूछा सागर मंथन के बारे में बताइए क्या कैसा है। तो वो भी मैंने बताया कि सुमेरु पर्वत था, उसमें जो सर्प था बासुकी सर्प था, और देवता भी थे और दानव भी थे, दोनों ने मिलकर सागर का मंथन किया था। विभिन्न प्रकार की उसमें से चीज़ें निकली थी, उसमें से अमृत भी निकला था। और जो बताया कि अमृत है, तो जब देवता और दानव लड़ रहे थे तो उसकी जो अमृत की बूंदें 4 जगह झलकी थी, तो वहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है हर 4 वर्ष में। कामधेनु गाय भी निकली थी, पारिजात वृक्ष भी निकला था। ये सब चीज़ें सुनी हुई थी, बताया तो उनको भी अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ। तो मतलब कि डेप में था सागर। तो एक बार और उससे पहले वाले में 2022 वाले में मेरे पिताजी का नाम श्री ओमकार सिंह है, तो ओमकार से मेरी हॉबी घूमना है, तो उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ घूमे। तो मैंने बताया, बोले ओमकारेश्वर भी गए क्या, आपके पिताजी का नाम है। तो फिर वहाँ से ओमकारेश्वर भी मैंने बताया जी सर गया हूँ। तो पूछा कौन सा ज्योतिर्लिंग है, फिर बोले कि वहाँ पे कुछ हुआ था या अभी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे एक आत्मधाम बन रहा है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का, उसके बारे में बताया। तो बोले अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कि यहाँ पे इन्होंने कोई मंत्र की भी रचना की है क्या। तो मैंने बताया कि जी सर उन्होंने जो नर्मदाष्टक मंत्र है कि तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो उसकी रचना हुई। वो भी पूछा, उनके गुरुजी का नाम भी पूछा, तो वो भी बताया मैंने, श्री गोविंद गुरु भगवत पाद, याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, वो भी बताया मैंने। तो ये सारे डायमेंशन कवर करना पड़ते हैं। मतलब डैफ में लिखे हुए जो वर्ड हैं, हर एक वर्ड का जितना डायमेंशन हम कवर कर सकते हैं। और जो मेरी ग्रेजुएशन थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उन्होंने उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, या गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में, ये क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो जो आपका डैफ है, ग्रेजुएशन है, 70-80% उस पर जाएगा, 10-20% हो सकता है आपकी किस्मत कुछ इधर से प्रश्न और वो कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे 2020 का मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मुझे लग रहा था कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत अच्छा गया, सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए अपन ने, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए मैंने, और लगभग इंटरव्यू आधे घंटे के आसपास चला, और इंटरव्यू मेरे हिसाब से भी चला। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये गारंटी नहीं है कि आपसे सब कुछ बन रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जब 2022 में सिलेक्शन हुआ तो मैंने 10 बार सॉरी बोला। अच्छा। हाँ, तो सॉरी जो नहीं आता है उस पर हमें सॉरी बोलना चाहिए, मुझे ये बात समझ में आई, उस पर काम किया तो नंबर भी मिले और सिलेक्शन भी हुआ। साथ ही वो कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं, बोर्ड पे भी भेजा मुझे लिखने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ मटेरियल है, एक डक्टाइल मटेरियल, एक ब्रिटल मटेरियल है, तो रेक्टेंगल शेप के हैं, और उनको यदि यूटीएम मशीन होती है उस पर लोड पे अंडर लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो वो डिफॉर्म होगा, टूटेगा, तो वो स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे टूटने के बाद। तो टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप तैयार रहेंगे। क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था और मैंने अच्छे से पढ़ी हुई थी, तो वो भी मुझसे डील हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, नॉलेज चेक हो चुका है, और आपका जो डेफ है कि आपको इससे रिलेटेड है, कभी कभी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी दे देते हैं। और न्यूज़पेपर मस्ट होता है, जैसे इस बार मैं गया था तो शायद 1 या 2 दिन पहले कुछ ये ड्रग्स वगैरह का पेपर में आया था, भोपाल में कुछ पकड़ा गया था, किसी पब वगैरह में ड्रग्स वगैरह, एमडी ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया था। तो सिचुएशनल क्वेश्चन भी दिया उन्होंने कि आप यदि वहाँ के एसडीएम हैं तो आप इसको कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो वो हर तरह के क्वेश्चन पूछ के आपको जज करते हैं, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। यदि सब रहा और थोड़ा सा किस्मत का भी साथ चाहिए रहता है, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम बिल्कुल निडर होके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने डैफ पे बहुत अच्छे से काम कर लें और अपनी हॉबीज़ के बारे में, और जो भी वर्ड हमारे डैफ में लिखे हैं, जैसे आपने बोला जो पेरेंट्स के नाम है, या फिर अब तो डैफ का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है, तो अब डायमेंशन भी कम हो गए हैं। तो आई थिंक कि अब बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो और सटीकता से और बहुत ही कंसाइज होकर अपने डैफ के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, कि अगर आप, जैसे आपने बोला कि आपने 10 बार सॉरी बोला और फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ, तो मेरे ख्याल से जो आंसर्स आपने दिए होंगे वो इतने कॉन्फिडेंटली दिए होंगे कि वो 10 सॉरी का जो इफेक्ट है वो उसमें नहीं पड़ा। ये 2022 वाले इंटरव्यू में है,
ठीक है, मेंस अच्छा था तो नंबर तो कम थे उसमें, लगभग 100 नंबर मिले थे। अच्छा। लेकिन शायद वो कॉन्फिडेंस चेक किया उन्होंने, ये भी देखा कि बोर्ड पे आप जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो, तो राइट। सॉरी बोला, तो वो सब चीज़ें वहाँ आखिरी आखिरी में कवर हो गई। अच्छा, वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस भी करते हैं। अब जैसे मैं लेफ्ट हैंडर था, अच्छा। तो मैं लिख रहा था, तो उन्होंने नोटिस किया हुआ, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि इंडिया के कोई 2 लोग बताइए जो लेफ्टी हो। जो लेफ्ट, तो अब जनरली इंडिया में अब जनरली क्रिकेट देखते हैं, हाँ। तो हमें याद आ जाता है जो लेफ्ट बैटिंग कर रहा है वो लेफ्टी होगा। लेफ्टी तो होगा। मैंने सौरभ गांगुली और युवराज सिंह का बोल दिया। तो बोले फिर अगला क्वेश्चन आया कि कोई साइंटिस्ट भी रहे हैं कि जो लेफ्टी हो या लेफ्ट हैंड से लिखते हो, तो एग्जैक्ट उस टाइम पे याद नहीं आया, थोड़ा सा प्रेशर भी था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। तो मतलब जो चीज़ नहीं आती है उस पर आप स्वीकार करिए, सॉरी बोलिए। अभी उन्हें भी पता है कि एग्जैक्टली सबको बिल्कुल तुरंत हाँ। रिकॉल हो जाए, ये जरूरी भी नहीं है, हाँ बट एटलीस्ट जो होना चाहिए फिर वो होना भी चाहिए कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जी। जो आपने डेफिनेटली दिए कॉन्फिडेंस के साथ। तो हमने इंटरव्यू के बारे में भी समझ लिया कि टफ नहीं होता, फैमिलियर एनवायरनमेंट होता है। तो हमने सिर्फ सुना था, तो बच्चों ये आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जिससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल प्रेशर वाली कोई बात नहीं होती है। अंदर लोग फैमिलियर होते हैं और आपके बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। इन केस अगर उनको दिख रहा है कि आप में वो टैलेंट है और आप कहीं पर थोड़ी डगमगा रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो डरने घबराने की बात यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं है। तो हमने प्री पे देख लिया, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी थी वो बच्चों तक मैसेज भी चला गया है, मेंस की भी देख लिए। एक चीज़ मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कि यूजली जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जो एकेडमी तो जा रहे हैं प्रिपरेशन करने, पर बहुत सारा मटेरियल नहीं परचेज कर सकते, जो सिर्फ एकेडमी जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, और डरते भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे पास इतनी सारी किताबें नहीं है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को आप एक बार मैसेज दें कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए या हम मिनिमम रिसोर्सेज से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जी मैम, मैं बताऊंगा कि जैसे जो रूरल एरियाज़ के बच्चे आपने बताया, तो बहुत, मैं भी रूरल एरिया से आता हूँ, मैंने भी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे देखी हुई हैं। बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फाइनेंशियली भी समस्या है, और घर से सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब फाइनेंशियली यदि वो मजबूत नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं अर्न भी करना पड़ता है, तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उतना, और यदि लंबा टाइम हो जाए तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं पढ़ा है या सुना है कि यदि आपके अंदर करने की चाहत हो तो कोई भी यदि संसाधनों की कमी है कुछ भी, वो कभी रोड़ा नहीं बनती है। तो उसके लिए अब आज के टाइम में जैसे मोबाइल अवेलेबल है, सबके पास होता है मोबाइल, छोटे से छोटे गांव में लेके वर्तमान में भी, और मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी ईजिली सबके पास है। इसके साथ ही एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोविड के बाद से लगभग इंडिया के जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, छोटे बड़े सभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सबके ऐप हैं, और यदि ऑफलाइन ज़्यादा है तो ऑनलाइन कम है। जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो यूट्यूब पे भी फ्री में लेक्चर डले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको सारे इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं उनसे। तो आज के टाइम में तो नहीं कह सकते हम कि कोई भी चीज़ आपको सफलता में रोड़ा बन सकती है। हाँ, लेकिन यदि जो सक्षम है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ऑनलाइन तो ठीक है, एक ऑनलाइन पढ़ लोगे आप, अच्छी बात है, लेकिन जो एक कंपटीशन है, आप अकेले पढ़ रहे हो, जब आप 20 लोगों के बीच बैठ के पढ़ते हो, क्लास में बैठ के पढ़ते हो, तो जो एक कंपटीशन की जो भावना के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहाँ भी हाल में सब बच्चों के बीच बैठ के एग्जाम देना, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब आप टेस्ट देंगे और आपको लिखना है, तो वो आपको लिखना, आंसर राइटिंग भी करना, लिखना है, तो यदि आप क्लास ऑफलाइन ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन क्लास भी ली है। ऑनलाइन बिल्कुल आप माध्यम बनाइए, आज के समय में उससे बच नहीं सकते, और वो तो अच्छा है, आप वैल्यू एडिशन करिए, अपने कंटेंट को और मजबूत बनाइए, लेकिन लिखिए साथ ही साथ, यदि क्लास हो पाती है तो वो भी करिए, क्योंकि क्लास में क्या रहता है मैम, एक रिदम बना रहता है। घर में ये ऑनलाइन मीडियम है, यदि सुबह रेगुलर क्लास चल रही है, यदि सुबह कुछ काम आ गया, सुबह नहीं ले पाए, ठीक है शाम को देख लेंगे। अब शाम को देख लेंगे, अब अगर आपने शाम को नहीं देखा और कहीं चले गए, कल मॉर्निंग में चले गए, तो वो एक एक क्लास करते करते पता चले एक दिन ये आएगा कि वो 15 से 20 क्लास हो जाएंगी, पेंडिंग हो जाएंगी, फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप उसको देख सकें, वो आपका सिलेबस छूट गया।
थोड़ी सी ऑनलाइन में ये दिक्कत आती है। और यदि अपन ऑनलाइन मोबाइल में भी पढ़ रहे हैं, किसी का मैसेज आ गया सोशल मीडिया, तो उससे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। जनरली मैं जब पढ़ता था मैं मोबाइल ऑफ करके पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ये है कि एक्चुअली बहुत डेयरिंग वाला काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ना, ये जिस बच्चे ने सीख लिया वो बहुत ही फोकस्ड हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जब एग्ज़ाम नहीं आ रहे थे, ये जुलाई 18 से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था, पहले भी चर्चा हुई है। तो जुलाई 18 से लेके जब 2019 का मुझे प्रीलिम्स देना था, 12 जनवरी 2020 तक हुआ। तो 1.5 साल मेरा शेड्यूल था। रात में मैं सोते वक्त मोबाइल ऑफ कर देता था कि अगले दिन सुबह 12 बजे ही चालू करना है। 6 बजे उठ के 6 से 12 मैंने पढ़ाई की, जो भी है सेटिंग मेरी। 12 बजे उठा, नहाया, मंदिर गया, फिर उसके बाद अपना लंच किया, थोड़े 1 आध घंटे घर पे बात किया, मोबाइल चलाया। दोपहर में पावर नैप भी ली, सोया मैं, 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लिया। 4 बजे वापस मोबाइल ऑफ कर दिया, फिर पढ़ाई की 8 बजे तक, फिर 8 बजे उसको वापस ऑन किया, घर पर बात की, खाना वाना खाया, 1 आध घंटे का ब्रेक लिया, 9 से 12 वापस। तो ये मतलब मैंने 1 से 1.5 साल कंटिन्यू फॉलो किया, और उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मेरा मैं पे, और मैंने सिर्फ मेंस ही पढ़ा, मैंने कि फोकस मेंस पे करना है। जब तक प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं मेंस किया, मतलब पूरे नोट्स बना लिए, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, उनको 8-8 10-10 बार मैंने लिख के पढ़ा। मेरी पता नहीं लिख के पढ़ने की आदत थी, धोखे से वो मुझे काम आ गई। तो मेंस में उसका बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं यदि 3 पेज मैंने पढ़े हैं, मैं कॉपी बंद करता था और उसको लिखता था। तो वो मुझे बहुत फ़ायदा की मेंस में, कि मेरा मेंस भी नहीं रुका। पहले ही मेंस में लगभग क्वालिफाई हुआ, तो कभी मेंस भी नहीं रुका। तो ये चीज़, मोबाइल बंद करता था, सो व्हाट्सएप पे अकाउंट था नहीं, डिलीट कर, अकाउंट ही डिलीट था मेरा, फेसबुक का अकाउंट भी डिलीट था, इंस्टा का भी ऐप नहीं था। तो यहाँ पे फिर पे मैं थोड़ा सा पॉज दूंगी। इमीडिएटली जिन भी बच्चों को अपने आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सबके सब सोशल मीडिया से बिल्कुल अभी तुरंत हट जाएं। सोशल मीडिया में जो भी आपके अकाउंट है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में भी नहीं थे आप? बिल्कुल नहीं था। व्हाट्सएप से भी हट जाएं, इंस्टा से भी हट जाएं, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं। वो मेरे घर वालों को पता। व्हाट्सएप भी मैंने तब इंस्टॉल किया था जब 2019 का रिजल्ट आया, मेंस क्वालिफाई हो गया। तो इंटरव्यू के बैच के जो ग्रुप हैं कि इंटरव्यू की कुछ भी करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन आनी थी, तो उसके लिए मैंने दूसरा नंबर खरीदा, उससे व्हाट्सएप बनाया जो किसी के पास नहीं था, ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये, और जब मैंने बताया कि 1.5 साल बंद करके रखता था, तो इसी बीच एक बार तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई, और घर वाले मुझे कॉल कर रहे होंगे सुबह 8 बजे के आसपास, किसी का नंबर नहीं था। मैंने 12 बजे ही मोबाइल ऑन किया, तब जाके घर वालों की मिस्ड कॉल देखी, कॉल रिटर्न किया तो पता चला। फिर मैं घर गया, तो लेकिन उनको भी पता था कि पढ़ रहा होगा, तो ठीक, उनको पता रहता था, कि सबको पता था कि ये यदि मोबाइल बंद है तो ये पढ़ रहा है, दोपहर में चालू होगा या फिर शाम में, रात में चालू होगा। तो थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ती है, लेकिन अब आज ऑनलाइन भी हो गया है। तो उसके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप का यदि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जो भी है, उसमें यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप उतने ही ऐप रखिए जो आपके काम के। स्क्रीन पे ऐप रहेगा ही नहीं तो आप उसको चलाएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली ये होता है। यदि स्क्रीन पे जितने ऐप हैं तो उनको हम रैंडमली ओपन कर लेते हैं, तो नहीं रखिए। इवन फेसबुक का अकाउंट था, अभी जब 2023 में सिलेक्शन हुआ तो मैसेज आ रहे थे, तो उनको रिप्लाई करने के लिए मैंने 8 नवंबर या 9 नवंबर को मैंने इंस्टॉल किया फेसबुक। तो बड़ी खुशी हुई होगी फिर इतने समय के बाद। हाँ, थोड़ी सी दूरी बनाना पड़ती है, थोड़ा त्याग तो करना पड़ता है यदि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। बिल्कुल करना पड़ता है। और इतना बढ़िया, मतलब जो आपने मेहनत की है और इतने कॉम्प्रोमाइजेस जो किए हैं, उसी का रिजल्ट है ये। तो बच्चे क्लास में भी आप पढ़ते हैं, कई बार मैं देखती हूँ बच्चों को कि सबके फोन सामने रखे होते हैं, मतलब इवन 3 घंटे 4 घंटे की क्लास में भी उनको फोन चलाना है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पढ़ाई जब ये घर पे कर रहे हैं, जब इनको कोई नहीं देख रहा है, तब इनका फोन ऑफ है। तो ये डेडिकेशन चाहिए, इस लेवल की डेडिकेशन चाहिए, तब आप इस रैंक पर आएंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो ये बहुत, मतलब मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन इससे मिल रही है, क्योंकि मेरी भी हैबिट है कि बिना फ़ोन के काम नहीं चलता है। पर आई थिंक कि ये ज़रूरी भी है कि आप अपने काम को और फोकसली कर पाएँ। ठीक है, तो एक हमारा इंटरव्यू पे डिस्कशन हो गया। मैं और भी कुछ जनरल बातें और जानना चाहूँगी आपसे, कि अगर हम अपने पूरे कॉन्वर्सेशन को कंसाइज कर दें, और बस मैं ये चाह रही हूँ कि अभी जो बच्चे थोड़े से डिलेमा में चल रहे हैं, क्योंकि अभी प्री का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और कई जगह पर प्री की टेस्ट सीरीज़ है, कई जगह पर मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, अभी इस समय बच्चे को क्या करना चाहिए? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स है वो जनरली वो फरवरी की डेट
देते हैं। देते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आया, यदि आएगा अभी तो हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिसंबर तक भी आए। तो 45 से 50 दिन का टाइम तो वो देते ही है नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना होता है, एडमिट कार्ड भी आता है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि आज 18 नवंबर हो गई है, तो अब मोटा मोटा यदि नोटिफिकेशन दिसंबर में भी आता है और एग्ज़ाम यदि जाएगी भी लेट से लेट, तो मार्च, उससे ज़्यादा वो लेट नहीं करेंगे। तो टाइम यदि देखा जाए आज से तो 60 से 80 दिन के बीच में आपके पास हैं समय है। तो। और प्रीलिम्स एक ऐसा है कि यदि आपका रुक जाता है तो फिर पूरी साल जाती पूरा है। साल जाता हाँ, लेकिन यदि जो असफलता से सीखते जैसे मैंने किया, तो आप अगली बार मेंस इतना अच्छा कर लो कि प्रीलिम्स फिर रुकेगा ही नहीं। रुकेगा। तो जिनको यदि प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और जिनको मेंस देना है, क्योंकि अभी 2025 का मेंस होना मेंस बाकी है, हाँ। मुझे भी देना है, तो उनके लिए यही है कि आप मेंस की तैयारी करिए और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए तो यदि तो मेंस तो पहले होना है, जनवरी में शेड्यूल है, तो मेंस तो देना है, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचते हैं। तो आप मेंस की अच्छे से तैयारी करिए और मेंस हो जाए तो फिर उसका जितने दिन का भी टाइम मिले तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करना। मतलब जितने भी अभी हमारे फ्रेशर्स बच्चे हैं जी। जो अभी एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको अभी प्री में कन्वर्ट प्रीलिम्स की स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी, क्योंकि टाइम कम है। नोटिफिकेशन आएगा भी, लेट से लेट भी आया तो 20 दिसंबर 30 मतलब मार्च तक तो पेपर होने ही है, तो इतना समय तो लग ही जाएगा। 10 यूनिट हैं, आप तैयारी करेंगे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो भी है, सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, यदि सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अपनी गलतियों पे भी सुधार करना है। तो मतलब इतना अच्छा टाइम है, 3 महीने का भी समय यदि मिल रहा है तो आप अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं और प्रीलिम्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपसे पहले चर्चा हुई कि सिलेबस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये 2 चीज़ें आपने कर ली, तो उस बेसिस पे आप अपनी तैयारी करिए और रिवीजन करिए, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अच्छा, एक आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी, जिसने आपको हमेशा मोटिवेटेड रखा, कभी आपको मतलब डीमोटिवेटेड नहीं होने दिया? क्या चीज़ थी वो ऐसी? इस पूरी जर्नी में देखा जाए तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे चूँकि दादाजी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। दादाजी ने उस टाइम पे, आज से लगभग 40 साल पहले भी, मेरे पिताजी लोगों को हॉस्टल में भी रखा और उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरोदिया नौनगर में, वहीं पे। तो दादाजी के बाद पिताजी, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए इंदौर आ रहा था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि लाइफ में बेटा पढ़ लेना बस। और ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि मैं जिस दिन इंदौर आया उसके अगले दिन वो शांत हो गए थे। तो एक तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी कि उनके वो आखिरी शब्द थे, उनके लिए कुछ करना था। और उसके बाद जो परिवार में मेरे बड़े भैया भी हैं, बड़े पापा के बेटे हैं, मतलब पापा मेरे भैया हैं, चाचा के बेटे हैं। अच्छा, आपने बताया कि जॉइंट फैमिली में सबसे छोटा हूँ और उन सबको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी कहीं ना कहीं। तो अंदर एक लगता था कि उनके परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। फिर उसके बाद अपना आता है कि उनके लिए भी, साथ में अपने लिए भी कुछ करना है। कि यदि वहाँ बीच बीच में डिमोटिवेट भी हुए कि जब जैसे मेरा रूममेट था वो जर्मनी चला गया, उसका 55 लाख का पर एनम का पैकेज था। तो लगा जब 4-5 साल हो गए तो लगा कि यार क्या कर रहे हैं, हम भी शायद आज वहीं पे होते और उतना अर्न हम भी कर रहे होते। लेकिन ठीक है, अब लगता है कि वो सारी चीज़ें नहीं रही, सब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप कंसिस्टेंट थे उसके बाद भी इन चीजों से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। डिमोटिवेशन आया पर वो टेम्परेरी था शायद, थोड़े से समय के लिए। थोड़े समय डिमोटिवेशन भी आया, फेल्स भी हुए एग्जाम, नेचुरल है। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास लगभग 2 इंटरव्यू थे और 2 मेंस मुझे देना, 3 मेंस, एक मेंस का रिजल्ट आना था, 2 मेंस मुझे देना थे। एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ सामने एक मेंस ही बचा मेरे पास। तो डिमोटिवेट भी हुए, लेकिन फिर से उठ खड़े हुए और कि था कि कुछ करना है। और ये वाला थॉट तो कभी लिटरली मेरे दिमाग कभी भी नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि कम पोस्ट आई हैं इस बार, तो वो वाला भी थॉट नहीं आया। मैं पोस्ट ही नहीं देखता था कि कितनी पोस्ट आई हैं, कितनी हैं। मुझे मेरा पोस्ट भी मैंने तब देखी जब मुझे इंटरव्यू के लिए पोस्ट प्रेफरेंस बनना था। तो तब मैंने पोस्ट देखी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कितनी जनरल की हैं, कितनी एससी की, कितनी एसटी की, कितनी ओबीसी की। पोस्ट प्रेफरेंस बनना था तब मैंने देखा। उससे पहले तक मुझे तैयारी दमदार है तो पोस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले लिटरली मैम बताऊं, मैंने देखा ही नहीं कि कितनी पोस्टें आई हैं कभी भी।
क्योंकि वो एक थोड़ा सा जब पोस्ट देख लो तो जब बोलते हैं ना तो अंदर ही अंदर एक डिमोटिवेट लगता है कि पोस्ट कम है तो इस बार चांसेस कम है, वो भी एक फीलिंग दूसरा आ जाती है। और एक दूसरा बच्चे और गलती करते हैं कि थोड़ा सा माइंडसेट बना लेते हैं कट ऑफ का कि प्रीलिम्स में 80 कट ऑफ इतना ज़्यादा आ रहा है, पहले से डर जाते हैं। तो उनके दिमाग में जब वो 80 चलने लगता है तो 20 नंबर उन्होंने पहले से छोड़ दिए। अब आपकी तैयारी 80 के हिसाब से होता है, ब्रेन साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता है, वो 80 के हिसाब से गेन करेगा। जब 80 की तैयारी करेंगे तो आपके नंबर 70 से 75 के बीच हैं। क्योंकि आप पहले से ही छोड़ चुके हो कि यार मुझे तो 80 नंबर लाना है या 85 मार्क्स लाना है। ये मोस्टली ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वही बेंचमार्क बना लेते हैं। मेरा यही मानना है कि आप बेंचमार्क बनाओ, मुझे तो पूरे नंबर चाहिए 100 में से 100। जब आप वो बेंचमार्क अपना साइकोलॉजी माइंड में फिट कर लेंगे 100 में से 100 चाहिए हैं, और आप जब तैयारी करेंगे अपने एफर्ट लगाएंगे तब जाके आपके 80 से 90 के बीच में आ पाएंगे। एग्जैक्टली। जी। तो बहुत बढ़िया आपने बता दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया एक्चुअली कि कैसे प्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, मेंस में कैसे हम बहुत ही कंसाइज नोट्स बना सकते हैं, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है ही नहीं, फैमिलियर एनवायरनमेंट होता है। तो हमने सारे पहलू जो हैं वो आपसे जान लिए हैं, समझ लिए हैं। अब और हमारे कुछ अभी के जो बच्चे हैं जो कि शायद पहली बार देंगे, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी तैयारी इतनी दमदार रखिए कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको दिक्कत ही नहीं हो। और दूसरा, आप टेस्ट में प्रैक्टिस इतनी करिए, जब आप टेस्ट देंगे और 100 बच्चों की क्लास में बैठ के टेस्ट देंगे तो सेम आपको वहाँ पे वो टेस्ट देना है। यही समझिए कि मैं क्लास में टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जब आप क्लास में ये माइंडसेट से जाएंगे तो आप जो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, जिसमें ह्यूमन एरर हो जाती है, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कुछ भी मत सोचिए। पहली बार मुझे भी थोड़ी सी हुई थी, तो मेरे एक सीनियर थे, भैया थे, वो भी सिलेक्टेड हैं, तो मैं वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे। तो मैं जब भी दिक्कत होती थी उनको कॉल करता था, भैया यार क्या करें एग्जाम आ रही, तो बोलते थे क्या हो गया, गोले ही तो भरने हैं 100, जैसे आप क्लास में भरते हो वैसे वहाँ पर भर देना। तो ये थोड़ा सा बूस्ट अप मिलता था कि टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होके, और जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो वो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो ह्यूमन एरर होती है वो भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। मतलब बच्चों को अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली रखना है, और ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपके डर को दूर करें। ऐसे लोगों को ना रखें जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करें कि अरे इससे नहीं होगा, तो आप परेशान हो गए कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमेशा बूस्ट जो करे आपको, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाए। शायद आपके आसपास हमेशा ऐसे ही लोग थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली इनको मोटिवेट किया है। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। का मैं कहना चाहूँगा जितना हमारी फैमिली पेरेंट्स का रोल होता है कि वो हमें फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट करते हैं, तो लगभग उतना ही आपके फ्रेंड्स का रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स नहीं रह रहे अपने साथ, हमारे साथ फ्रेंड्स रह रहे हैं। हम फेल हो रहे हैं जितनी बार भी, परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, वही हमको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा और आपके पास अच्छे लोग रहेंगे तो नो डाउट आपको सपोर्ट करेंगे। खुशकिस्मत से मैं बहुत अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, और लगभग आज सभी सेलेक्टेड हैं। 10-12 लोगों का ग्रुप था, उनमें से 2-3 लोग रह गए हैं, तो वो भी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मेरे बहुत खास लोग हैं, भैया लोग रह गए हैं 2-3 लोग, तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन सर्कल का इतना मतलब प्रभाव पड़ता है कि जैसे मुझे नहीं पता था कि कहीं टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, यदि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो वो जाके मेरा एडमिशन करा देते थे। तो वो भी पोस्टेड हैं, तो उनसे बहुत सपोर्ट मिला कि कभी मेरा नहीं हुआ इंटरव्यू में, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो साथ खड़े रहे हमेशा। और जब इतने लंबे वक्त तक साथ रहे तो लगभग 8 से 10 लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं। लेकिन सर्किल अच्छा था, नोट्स भी बनाए, साथ में बनाए, शेयर किए, पूरे टाइम में एक दूसरे का सपोर्ट भी किया। तो ये आपको जब लंबा जाना है यदि, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये आपका सर्किल अच्छा हो, पढ़ने वाला हो। उसमें क्या होता है मैम, जैसे कि यदि मेरा मन नहीं है पढ़ने का और आपका मन है पढ़ने का, चलो ठीक है पढ़ते हैं, आप फोर्स करेंगे थोड़ा सा तो मैं भी पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो जब ये चीज़ रहती है तो यदि किसी एक का मन नहीं है, 2 लोगों का मन है, तो तीसरा भी अपने आप पढ़ने लग जाता है, और वो पॉजिटिव इफेक्ट करती है, और रिजल्ट भी फिर सबके साथ में अच्छे आते हैं। बस तो दोस्तों और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तुरंत वो साथ छोड़ दें जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ये फील करा रहे हैं कि भाई पढ़ना नहीं है, मस्ती करना है, एंजॉयमेंट करना है। ऐसा ग्रुप रखें जो हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, फिर हम अपने सेशन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आपको कैसा लगा, और आपकी फैमिली का स्पेशली क्या रिस्पॉन्स था?
जिस दिन रिज़ल्ट आया मैं घर पे ही था, तो घर पे मम्मी थे और भाभी थे, तो उन्होंने बताया। तो जनरली माँ होती, ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, खुश रहो, बस इतना ही बोला। और पिताजी भी शिक्षक हैं, थोड़े से गंभीर स्वभाव के हैं, तो उन्होंने भी ऐसी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब भरोसा था कि हो ही हाँ, जाएगा। उन लोगों को भरोसा था मेरे ऊपर, लेकिन जब दोस्त लोगों को पता चला, स्कूल फ्रेंड्स थे मेरे, तो फिर वो सब आए बधाई देने के लिए। तो नॉर्मली ऐसा कुछ मतलब स्पेशल नहीं हुआ, अच्छा, मतलब सेलिब्रेशन स्पेशल नहीं हुआ कि सारी चीजें अंदर ही अंदर खुशी क्योंकि के लड्डू जो है वो फूट रहे थे। एक बार पहले से सिलेक्शन हो चुका था, तो थोड़ा सा वो भी था कि ठीक है, हो गया। ठीक है, जी, दिलचस्पी जी। हो गया। अभी हाँ। एक और आपका मेंस है। जी जी। चलिए, तो अब हमारा ये जो सेशन है वो समाप्ति की ओर आ चुका है। और विवेक, सबसे पहले तो एक बार फिर से पूरी सत्यमेव जयते की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये वाला मेंस भी आपका हो जाए, आप डीसी के पद पे भी आ जाएं, और फिर हम फिर से जो है वो आपसे एक और चर्चा करें। तो उसी कह सकते हैं विशेष के साथ आपके आगे की फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपका भी धन्यवाद, और सत्यमेव जयते परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो रेसूस जैन सर हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा गाइडेंस किया और हमेशा यही बोलते थे कि छोटे भाई जैसे हो तुम मुझे, और बहुत अच्छा होगा। कभी कभी तो डिमोटिवेट भी हुए, तो सर एकमात्र ऐसे थे कि इनको आप कभी भी कॉल कर सकते हो। यदि आपको रात के 2 बजे भी ज़रूरत लग रही है, तो सर आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और बच्चों के लिए सर के सपोर्ट जैसा मैंने इंसान नहीं देखा। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूँगा। 2019 के मेंस की सीरीज चल रही थी, और 21 से 26 मार्च शायद मेंस था 2019 वाला, 2021 में हुआ था जो। तो उस टाइम पे टेस्ट सीरीज चल रही थी, सर को कोविड हो गया था। उसके बावजूद भी सर हॉस्पिटल में रह के हम बच्चों के लिए पेपर बना रहे थे, उस पर डिस्कशन बना के भेज रहे थे। तो मतलब बच्चों के लिए डेडिकेशन सर से, तो कभी कभी सर भी प्रेरणा थे कि जब सर बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी बनता है कि हम उनसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। एक दो बार मैंने सर को बोला कि सर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तो सर 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे, उस टाइम बहुत मेहनत करते हैं सर बच्चों के लिए। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद। और आप सबके लिए अग्रिम भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। प्रीलिम्स आप अच्छे से क्वालिफाई करिए, जिनका प्रीलिम्स अटेम्प्ट है वो प्रीलिम्स की तैयारी करिए, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की करिए, और जो बिगनर हैं आने का सोच रहे हैं, तो वो सिलेबस उठाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइए, वो देखिए। और मेरे हिसाब से तो आप पहले मेंस की तैयारी करिए। जब आप मेंस की तैयारी कर लेंगे तो प्रीलिम्स भी आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की 9 यूनिट सेम टू सेम मेंस में है। तो यही है, सबके लिए शुभकामनाएं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि प्री मेंस और इंटरव्यू अलग अलग नहीं होता, आपको कंबाइन स्टडी करनी है। साथ ही साथ जो हमें फैमिली से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आसपास के लोगों से जो अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं, कोई भी नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन कभी भी कहीं पर भी काम आ सकती है। जो आपने कई सारे एग्जाम्पल खुद सुने अभी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैमिली से कुछ सीखा था और वो हमने इंटरव्यू में बताया। तो हर चीज़ को सीखते चलें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में आगे बढ़ते चलें। सभी एस्पिरेंट्स को अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं दिव्या त्रिपाठी एक बार फिर से सभी एस्पिरेंट्स का, सभी दर्शकों का सत्यमेव जयते परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पूरे सेशन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।